नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरदाना ट्यूटोरियल पर। और मैं अंकित मालवी, आप लोगों का जीएस गुरु। देखिए, अभी हमारी जो क्लास चल रही है वो चल रही है लेक्चर नंबर 4 मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है विक्ट्री ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, भारत पर अंग्रेजों की विजय। और जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें हम अलग अलग विक्ट्रीज जो हुई हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की इंडिया में, जिस तरह से उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड किया और स्टेबिलिटी लेकर आए अपने शासन में, तो किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी विक्ट्रीज की है, किस तरह से विजय हासिल की और किस तरह से अपने साम्राज्य को स्टेब्लिश किया है और साथ ही एक्सपांड किया है। ठीक है, तो इस कड़ी में अभी तक हमने सबसे पहले उनके जो राइवल्स थे, उनके जो यूरोपियन राइवल्स थे, उन पर जो विक्ट्री हासिल की है। सबसे पहले पोर्तुगीज, देन डच, एंड थर्ड नंबर पे आते हैं आपके फ्रांसीसी। और फिर अगर हम बात करें इंडियन एम्पायर या इंडियन टेरिटरीज को जो उन्होंने एक्वायर किया है या उसको किस तरह से जीता है, तो उसमें सबसे पहले नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट जो विक्ट्री उनकी हुई है वो हुई है किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर। ठीक है, हालांकि कर्नाटक के जो नवाब्स हैं वो कार्नेटिक वॉर्स में ही ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुके थे ड्यूरिंग द फ्रेंच विक्ट्री। तो फ्रांसीसियों को जब उन्होंने नियंत्रित कर लिए थे तभी कर्नाटक के जो नवाब थे या वो जो पर्टिकुलर टेरिटरी थी वो ब्रिटिशर्स के इन्फ्लुएंस में थी। ठीक है, फिर हम इंडिया की फर्स्ट टेरिटरी जिसको इन्होंने एक्वायर किया है, जिसको इन्होंने जीता है, वो है बंगाल। बंगाल उस समय का बंगाल, बिहार, उड़ीसा भी हुआ करता था। तो वो जो पूरा रीजन था वो उस समय का सबसे वेल्दी रीजन, सबसे स्टेबल रीजन और सबसे पीसफुल रीजन था। ठीक है, सबसे ज़्यादा ट्रेड वहाँ से होता था, सबसे ज़्यादा व्यापार उस समय पर वहाँ से होता था। हम 18वीं शताब्दी की बात करें, 18वीं शताब्दी में 1707 से लेकर अगर हम 1757 तक की बात करें तो बंगाल काफ़ी स्टेबल था, काफ़ी वेल्थ थी वहाँ पे, काफ़ी वेलफेयर था लोगों के लिए। ठीक है, पब्लिक का। अब क्या होता है कि बंगाल को ये इसीलिए सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं बंगाल के ऊपर। और साथ ही बंगाल की अगर हम जियोग्राफिकल कंडीशन की बात करें, वहाँ के एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, वहाँ की नेविगेशनल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, तो वो सारे लिहाज से देखा जाए तो बंगाल सबसे सूटेबल था ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, इसलिए उन्होंने वहाँ अपनी ट्रेड सेंटर्स बनाए और धीरे धीरे बंगाल को अपने कंट्रोल में कर लिया। ठीक है, 1757। फिर कहाँ पे उन्होंने विक्ट्री की है, फिर कहाँ पे विजय हासिल की है, तो बंगाल के साथ फिर उन्होंने फोकस किया कहाँ पर? मैसूर के पर। किस पर? साउथ इंडिया में उनको एक्सपांसन अगर करना था तो उनके सामने सबसे बड़ा जो खतरा था वो था मैसूर। और मैसूर में उस समय कौन रूल कर रहा था? तो मैसूर में उस समय रूल कर रहा था हैदर अली और फिर उसका पुत्र टीपू सुल्तान। तो इन्हें कॉन्कर किया है अंग्रेजों ने। इसके बाद बंगाल पर विजय हासिल करने के बाद, बंगाल पर विजय जो हुई है वो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर 23 ऑफ जून 1757 एंड 22 ऑफ अक्टूबर 1764 बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया। ये सारे युद्ध मैंने आप लोगों को पढ़ा है। फिर जब हम मैसूर की बात करते हैं तो मैसूर को जीतने के लिए अंग्रेजों ने 4 युद्ध लड़े हैं। कितने युद्ध लड़े हैं? 4 युद्ध। ठीक है, अब ये जो 4 युद्ध हुए हैं वो कब से कब तक हुए? तो ये हुए 1767 से स्टार्ट होते हैं और 1799 पर, यानी 3 दशकों तक ये युद्ध चलते हैं। कितने? 4 कब कब हुए हैं? तो फर्स्ट 1767 टू 69 इसमें हैदर अली अंग्रेजों को हरा देता है और फिर ट्रीटी ऑफ मद्रास करना पड़ती है। ठीक है, फिर जो सेकंड होता है वो कब से कब तक होता है? 1780 टू 84। इस युद्ध में कोई रिजल्ट नहीं होता है, हालांकि इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है किसकी? हैदर अली की। ठीक है, और जो कर्नल बेली होता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ऑफिसर, उसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस युद्ध की अगर हम समाप्ति की बात करें तो इस युद्ध की समाप्ति होती है बाय द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर की संधि के बाद। फिर जो तीसरा युद्ध होता है वो होता है 90 से 92 के बीच में। इस युद्ध में टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और उसे श्रीरंगपट्टनम की संधि करना पड़ती है। ठीक है, ये युद्ध जो होता है ये होता है त्रावणकोर के मुद्दे पर। ये त्रावणकोर के साथ कुछ लैंड डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, किसके? टीपू सुल्तान के। ठीक है, और जो फोर्थ बैटल होता है वो होता है 1799 में। और इस युद्ध में लड़ते हुए श्रीरंगपट्टनम की अपनी कैपिटल की रक्षा करते हुए टीपू सुल्तान की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इस तरह से मैसूर को भी ईस्ट इंडिया कंपनी एक्वायर कर लेती है और वहां पर बड़ियार वंश के एक छोटे से व्यक्ति को रूलर के रूप में अपॉइंट कर देती है और मैसूर पर डाल देती है कौन सी ट्रीटी? ट्रीटी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, इस तरह से सबसे पहले बंगाल, फिर मैसूर इनके हाथ में आया। फिर तीसरे नंबर पे हमने बात करी थी उस समय का इंडिया का सबसे पावरफुल जो साम्राज्य हुआ करता था, सबसे स्ट्रेंथ और जिसकी टेरिटरी सबसे ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, वो था आपका मराठा साम्राज्य, जो मराठा कन्फेडरेसी के अंतर्गत आता था, यानी मराठा कन्फेडरेसी उसमें थी, मराठा संघ एक पूरा बना हुआ था। और एक 17वीं सेंचुरी में ही ये साम्राज्य सबसे अपने चरम पर आता है, सबसे अपने पीक पर आता है। ठीक है, ये साम्राज्य की भी देखिए, जो साम्राज्य है ना मराठा साम्राज्य, इसकी जड़ें जो है वो काफ़ी पहले से है। अगर हम 17वीं शताब्दी की बात करें
तो 17वीं शताब्दी में ये मराठा साम्राज्य आता है, 18वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचता है। ठीक है, तो मराठा साम्राज्य किस तरह से स्टेब्लिश हुआ है, हालांकि वो सारी चीजें हमने मीडिएवल हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री के इनिशियल लेवल पर हमने पढ़ चुके हैं। हमारा यहाँ पे टॉपिक था मराठों पर विजय, और मराठों पर जो विक्ट्री हुई है उसके लिए आप लोगों ने अभी जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है उसमें हमने पढ़ा है कि 3 युद्ध लड़े हैं अंग्रेजों ने मराठों के साथ, और फिर मराठा साम्राज्य को एक्वायर कर लिया। ठीक है, और ये जो 3 युद्ध हुए हैं ये कब कब हुए हैं, तो पहला हुआ 75 से 82 यानी 1775 से 1782, और जो दूसरा युद्ध होता है वो होता है 1803 से 1805, और जो तीसरा होता है वो 1817 से 1818 तक। ठीक है, मराठा कन्फेडरेसी में कौन कौन आते हैं तो बता चुका हूं आप लोगों को। मराठा कन्फेडरेसी जिसको स्टेब्लिश किया था बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव, बल्लाल, इनके समय पर। तो सबसे पहले इसमें आते हैं आपके इंदौर में आपके सबसे महत्वपूर्ण होलकर, और ग्वालियर में सबसे महत्वपूर्ण सिंधिया, नागपुर में भोंसले, फिर आपके गुजरात में गायकवाड़। ये 4 इंपॉर्टेंट मराठा कॉन्फेडरेसी थी, हालांकि और भी कई थे जैसे कि देवास में पवार थे। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट मराठा कॉन्फेडरेसी के अंतर्गत आते थे। चलिए, तो यहाँ पे हमने 6 जो विक्ट्रीज हुई हैं ब्रिटिशर्स की इंडिया की टेरिटरी पर, समझ गए ना, वो हमने डिस्कस की। इंडिया की टेरिटरी पर 3 विक्ट्रीज हमने डिस्कस की। अब लास्ट जो एक एम्पायर बचा है, लास्ट जो सबसे बड़ा एम्पायर था जिसे अभी तक अंग्रेजों ने एक्वायर नहीं किया था, अभी तक कोशिश वहां पर नहीं की थी, वहां पर अभी सेंधमारी नहीं की थी, और वो था सिख एम्पायर या सिख साम्राज्य। ठीक है, तो लास्ट एम्पायर जिसे ब्रिटिशर्स ने जीता है वो है आपका कौन सा, सिख एम्पायर। ठीक है, और सिख एम्पायर की अगर बात करें तो नबी या 19वीं सेंचुरी के लगभग हाफ में इन्होंने जीत लिया है कौन सा भी एम्पायर, सिख एम्पायर। ठीक है, तो हम बात करेंगे सिख साम्राज्य, सिख एम्पायर की। हालांकि इतना इजी नहीं रहा सिख एम्पायर को भी जीतना। सिख एम्पायर को ये जीत पाए हैं आफ्टर फाइटिंग 2 बैटल्स। तो 2 युद्ध लड़े हैं सिख साम्राज्य को जीतने के लिए। कितने युद्ध लड़े हैं? 2 युद्ध। तो मैं बता देता हूं आप लोगों को, द एंग्लो सिख वॉर, हमारा टॉपिक क्या है, द एंग्लो सिख वॉर was a series of 1840s conflict between the British East India Company along with the British Empire and the Sikh Empire। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश एम्पायर और सिख एम्पायर यहाँ पे, तो इनके बीच में जो संघर्ष हुआ है वो 1840 से ही शुरू हो जाते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन जो एंग्लो सिख वॉर होते हैं वो कब से शुरू होते हैं उनकी अगर बात करें तो 2 एंग्लो सिख वॉर हैं, 2 आंग्लो सिख युद्ध होंगे। ठीक है, पहली बात तो ये मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दी है। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर जो होगा वो होगा 1845 से 1846, 1845 से 1846। ठीक है, फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फिर ये जो युद्ध होता है ना पहला, इसमें ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं, और इस युद्ध की अगर बात करें तो फर्स्ट युद्ध में ब्रिटिशर्स जीत गए हैं। इसके बाद क्या होता है, एक संधि होती है। आप लोगों को तो क्लियर हो ही गया होगा क्योंकि इतने युद्ध पड़े हैं, इतनी सारी संधियां हमने अभी तक पढ़ी हैं, और उन संधियों को ध्यान भी रखना है। ठीक है, याद भी करना है उन संधियों को। तो इतनी सारी ट्रीटीज जो हमने डिस्कस की है ना, देखिए युद्ध होता है तो ट्रीटीज से खत्म होते हैं। तो ये जो युद्ध है एंग्लो सिख वॉर, ये पहला एंग्लो सिख वॉर खत्म होता है बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर। लाहौर की संधि से ये युद्ध क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और फिर इसी युद्ध की समाप्ति, एंग्लो सिख वॉर की समाप्ति, फर्स्ट जो ट्रीटी हुई है लाहौर, और उसके बाद एक ट्रीटी और होती है जिसे बोलते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर भी होती है। तो ये 2 संधियां हैं जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर के बाद होती है। फिर सेकेंड अगर हम बात करें तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध होता है वो होता है 1848 से, यानी सिर्फ 2 या 3 साल के बाद ही अगेन दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध होने लग जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंड एंग्लो सिख वॉर हुआ है 1848 to 49, और इसके बाद पूरी तरह से सिख साम्राज्य को और पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिशर्स ने क्या कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया, अपने नियंत्रण में कर लिया। ठीक है, और जो अंतिम सिख रूलर थे, जो अंतिम महाराजा थे पंजाब के, ठीक है, महाराजा ऑफ पंजाब या महाराजा ऑफ लाहौर, उन्हें भेज दिया जाता है कहां पर, 1854 में। 49 में एक्वायर कर लिया है, लेकिन 1854 में जब लगभग उनकी उम्र 16 ईयर थी तब उन्हें भेज दिया जाता है कहां पर, लंदन में। ठीक है, और कई वर्षों के बाद फिर उन्हें उनकी माँ से मिलने के लिए इंडिया भेजा जाता है। तो काफी टाइट सिक्योरिटी में ये अपनी माँ को लेने के लिए आते हैं, जिनका नाम रानी जिंद है।
तो उनकी माँ को वो कलकत्ता से रिसीव करते हैं और वहां से वापस कहाँ चले जाते हैं, लंदन। ठीक है, तो अपने जीवन में एक बार वो आ जाते हैं इंडिया में, कब, अपनी माँ को लेने के लिए। ठीक है, और फिर जब इनकी माँ की डेथ हो जाती है, जब इनकी माँ का निधन हो जाता है लगभग 1866 के अराउंड या 69 के अराउंड। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पढ़ा है सिख साम्राज्य में, तो थोड़ा सा डेट्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है रानी जिंद की, तब उनका जो क्रिमिनेशन होता है, जो उनका अंतिम संस्कार होता है, उसके लिए एक बार और ये आते हैं और नासिक के पास ये अपनी जो गोदावरी नदी है वहाँ पे अपनी माँ का अंतिम संस्कार करते हैं और उसके बाद वापस लौट जाते हैं। इट मीन्स कि जो दिलीप सिंह है, हु वॉज द लास्ट रूलर ऑफ पंजाब, 1854 में ये चले जाते हैं लंदन, और फिर उसके बाद ये 2 बार ओनली अपनी लाइफ में इंडिया आते हैं। एक बार अपनी माँ रानी जिंद को इंडिया से लेकर जाने के लिए, और दूसरी बार अपनी माँ के क्रिमेशन के लिए, उनके अंतिम संस्कार के लिए, जो नासिक के पास किया जाता है गोदावरी नदी में। ठीक है, तो ये आप लोग समझें। ठीक है, अब हम बात करें एंग्लो सिख वॉर की। उसके पहले हम थोड़ी सी बेस बना लेते हैं, थोड़ा सा आधार बना लेते हैं, और सिखों के इतिहास पर, पंजाब की हिस्ट्री पर थोड़ा सा हम यहाँ पे लाइट डालने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए, जब मैं आप लोगों को मराठा इतिहास पढ़ाता हूँ, तो मराठा इतिहास में मैं आप लोगों को कहाँ से स्टार्ट कराता हूँ, तो मैं उसको छत्रपति शिवाजी महाराज से स्टार्ट कराता हूँ, क्योंकि वो मराठा हिस्ट्री की स्टार्टिंग वहीं से मानी जाती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म होता है, ठीक है, और 1639 में जैसे उनका जन्म हुआ, फिर उन्होंने अपने एम्पायर को बनाना शुरू किया, कैपिटल बिल्ड की, उनके जीवन पर किस किस का प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उनके टीचर्स कौन होते हैं, उनकी माँ का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, और फिर किस तरह से उन्होंने मराठा एम्पायर बनाया, मुगलों के साथ उनके किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, विवाद हुए हैं। ठीक है, एक बार वो आगरा के दरबार में उपस्थित हुए थे, किसके सामने, औरंगजेब के पास। ठीक है, तो फिर वहां से वापस भी लौटकर वापस पुणे आए थे। फिर उन्होंने सूरत को भी 2 बार लूटा था, पुरंदर की ट्रीटी भी जो हुई थी, ये पहले की घटना। थोड़ा सा चीजों को समझें। फिर शिवाजी महाराज के बाद जो उनके सक्सेसर्स आते हैं, सबसे पहले उनका पुत्र राजा राम। फिर राजा राम को थोड़ा सा विवाद होता है, राजा राम को कैप्चर किया जाता है, और फिर संभाजी जो है वो मराठा साम्राज्य के रूलर बनते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज की जब मृत्यु हो जाती है इन 1689, देन फिर कौन बनता है, फिर राजा राम बनते हैं, पुनः से राजा राम को बनाया जाता है रूलर। फिर राजा राम की मृत्यु होने के बाद जो है साहू महाराज मराठा साम्राज्य के रूलर बनते हैं। हालांकि इस बीच में राजा राम के बीच में यहाँ पे क्या होता है, कुछ समय के लिए ताराबाई के जो पुत्र होते हैं शिवाजी द्वितीय, उन्हें क्या किया जाता है, रूलर बनाया जाता है। ठीक है, फिर जो है साहू महाराज आते हैं और साहू महाराज रूल करते हैं। इस तरह से ना हम मराठा साम्राज्य को यहाँ से शुरू करते हैं। फिर हम पेशवाओं की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं। पेशवाओं के अंतर्गत जो मराठा साम्राज्य का उत्थान हुआ है, जो राइस ऑफ मराठा एम्पायर अंडर द पेशवा, तो इसमें 4 इंपॉर्टेंट पेशवाओं की हम बात करते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे आते हैं आपके बालाजी विश्वनाथ, फिर आते हैं बाजीराव बल्लाल, फिर आते हैं आपके बालाजी बाजीराव, जिनके समय पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ 1361 14 ऑफ जनवरी, और फिर उसके 6 महीने बाद जून से 1761 में उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर हम बात करते हैं माधवराव प्रथम की। ठीक है, माधवराव जो काफी महान पेशवा थे, सभी पेशवाओं में सबसे महान माना जाता है, क्योंकि पानीपत के युद्ध के 10 साल के बाद ही वो अपनी जो स्ट्रेंथ थी, अपनी जो पावर थी, अपनी जो रिस्पेक्ट थी, वो सिर्फ 10 साल के बाद ही पुनः से गेन कर लेते हैं आफ्टर पानीपत। लेकिन चूंकि मराठों का मराठों का जो भाग्य था, उस भाग्य में ना शासन लिखा नहीं था इंडिया पर, है ना। तो ऐसा दुर्भाग्य ये होता है कि बाजीराव की मृत्यु हो जाती है 72 में, और उसके बाद फिर मराठों का ना काफी नुकसान होना शुरू होता है, मराठा साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, पानीपत से ज्यादा नुकसान माधवराव की मृत्यु जो अकस्मात हो जाती है, अनटाइमली जो डेथ हो जाती है उनकी, उसके बाद होता है। फिर कौन आते हैं? फिर आते हैं आपके कौन? फिर आते हैं नारायण राव, उनकी हत्या कर देते हैं रघुनाथ राव, कुछ समय के लिए पेशवा बन जाते हैं रघुनाथ राव। फिर रघुनाथ राव को भी हटा दिया जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें मैंने अभी पढ़ाई। और फिर कौन बन जाता है? फिर बन जाता है आपके माधवराव द्वितीय, जिन्हें सवाई माधवराव कहा जाता है। माधवराव द्वितीय 1795 में क्या कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं शनिवार वाड़ा की बिल्डिंग से कूदकर, और फिर बन जाता है कौन? अगला बाजीराव सेकंड। बाजीराव सेकंड हु वाज द सन ऑफ रघुनाथ राव। ठीक है, और फिर 1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर के बाद यहाँ पे जो पेशवाशिप है उसे खत्म कर दिया जाता है। ठीक है, और फिर जो है मराठा साम्राज्य भी ब्रिटिश साम्राज्य का एक हिस्सा बन जाता है। अब इस तरह से मैं आपको पढ़ाना शुरू करता हूँ मराठा साम्राज्य, और इसमें हम छत्रपति शिवाजी महाराज, फिर उसके बाद हम डिस्कस करते हैं पेशवाओं के अधीन जो उत्थान हुआ है, और फिर हम डिस्कस करते हैं
मराठों पर ब्रिटिशर्स की विक्ट्री। ठीक है, एज इट इज जब हम यहाँ पे बात करेंगे जब सिख एम्पायर की, तो इसके भी 3 पार्ट हो सकते हैं। ठीक है, सिख साम्राज्य को जब हमें सिखों की हिस्ट्री को जब हम पढ़ेंगे तो 3 फेज में हमें पढ़ना होगी। पहले फेज में जो सिख धर्म आता है, ठीक है, सबसे पहले फेज में क्या पढ़ोगे, सिख धर्म पढ़ोगे, सिख रिलीजन को डिस्कस करोगे, जो 15 सेंचुरी में क्या हुआ था, बना था। 15वीं शताब्दी में सिख धर्म बनता है। ठीक है, लगभग 15 सेंचुरी के एंड में 1496 में डेथ हो 1496 में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 1539 में जो पहले सिख गुरु थे उनकी मृत्यु हुई थी। फिर जो सिख धर्म को आपको डिस्कस करना है, फिर जो सिख एम्पायर बनता है उसको डिस्कस करना, और सिख एम्पायर की जो डेट है, जो ईयर्स हैं, वो है 1799 से 1849। ठीक है, जैसे कि ये 1849 यहाँ पे लिखा हुआ। तो सिख एम्पायर को डिस्कस करना है। ये दोनों टॉपिक मैं आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस करा चुका हूँ। सिख रिलीजन हम पढ़ चुके हैं और सिख एम्पायर हम पढ़ चुके हैं। फिर आता है आपका तीसरा पार्ट जिसमें हम डिस्कस करते हैं विक्ट्री ऑन पंजाब, यानी पंजाब पर अंग्रेजों की विजय। ठीक है, और उसके लिए आप लोगों को यहाँ पे लिखे हुए हैं 2 एंग्लो सिख वॉर 1845 टू 46 एंड देन 1848 टू 49। ठीक है, तो थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सिख रिलीजन के बारे में। ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा एम्पायर, सिख एम्पायर। ठीक है, तो जब हम सिख रिलीजन या सिख धर्म की बात करते हैं तो आप सभी को मैं थोड़ा डीप में बता चुका हूं आप लोगों को, इसलिए मैं फटाफट आपको बता दूं कि सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए हैं। और सिख धर्म के जो फाउंडर हैं, जो पहले सिख गुरु बनते हैं, वो बने हैं कौन, गुरु नानक देव। ठीक है, गुरु नानक देव जिनका जन्म ही कब हुआ था, 1469 1469 में। ठीक है, मृत्यु कब हुई थी, 1539 1539 में। उनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी 1496 के अराउंड। ठीक है, 1496 के लगभग उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और फिर जो सिख धर्म है वो एक्सपांड होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। हिंदुओं में जाट फैमिलीज में, ठीक है, कई जाट सिख कहलाते हैं। इस तरह से सिख धर्म का काफी एक्सपांसन होता है, विस्तार होता है। ठीक है, गुरु नानक देव सिख धर्म के पहले गुरु बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं सिख गुरु। पहले कौन बने, गुरु नानक देव बने हैं। गुरु नानक देव जब सिख धर्म के गुरु थे, उन्हीं के समय पर बाबर का भारत में क्या होता है, आक्रमण होता है। ठीक है, बाबर के साथ इनके रिलेशन खराब नहीं थे, इनके और बाबर के अच्छे संबंध बोले जाते हैं। ठीक है, तो बाबर का इंडिया पर क्या होता है, आक्रमण होता है ड्यूरिंग गुरु नानक देव, यानी गुरु नानक देव के कंटेम्प्रेरी ही कौन था, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। ठीक है, गुरु नानक देव के बाद उनका ही एक शिष्य गुरु अंगद नेक्स्ट सिख गुरु बनते हैं, गुरु अंगद। ठीक है, गुरु अंगद क्या करते हैं, सबसे खास काम जो गुरु अंगद से रिलेटेड है वो ये है कि वो सिख धर्म की जो स्क्रिप्ट है, जो सिख लैंग्वेज है, उसे क्या करते हैं, स्क्रिप्टेड करते हैं, उसे लिखते हैं। ठीक है, जो सिख धर्म की भाषा है जिसे गुरु लिपि कहा जाता है या गुरुमुखी कहा जाता है, उसे क्या करते हैं, लिख देते हैं। ठीक है, तो गुरु अंगद बनते हैं दूसरे सिख गुरु। तीसरे जो सिख गुरु हैं वो गुरु अमरदास बनते हैं। ठीक है, गुरु अमरदास जो सिख धर्म की एक मंजी व्यवस्था होती है, मंजी सिस्टम होता है, सिख धर्म के जो मंजी सिस्टम है और साथ ही जो 22 गद्दियां हैं उन्हें भी है ना मंजी सिस्टम है ना, मंजी पद्धति किसने शुरू करी है, गुरु अमरदास ने। फिर जो अमरदास जी हैं उनके समय पर अकबर होते हैं। ठीक है, अकबर किसके टाइम पर थे, अमरदास जी के टाइम पर। ठीक है, और फिर जो है गुरु रामदास जी आते हैं। गुरु रामदास जी की अगर बात की जाए तो गुरु रामदास जी अच्छा, मंजी सिस्टम के अलावा मनसद सिस्टम भी होता है, एक मसनद सिस्टम, वो अमरदास जी शुरू करते हैं ना। यहाँ पे थोड़ा सा ना कंफ्यूजन है, मंजी सिस्टम तो है अमरदास जी, और फिर जो मसनद जो सिस्टम होता है उसमें थोड़ा सा डाउट है। फिर हम बात करते हैं रामदास जी के बारे में। तो गुरु रामदास जी, देखिए ये सब शिष्य हैं, शुरू के 4 गुरु एक दूसरे के शिष्य हो गए। गुरु नानक देव के शिष्य अंगद, अंगद के शिष्य गुरु अमरदास, और अमरदास जी के शिष्य गुरु रामदास जी। ठीक है, रामदास जी क्या करते हैं, रामदास नामक नगर बसाते हैं, क्योंकि उन्हें 500 बीघा जमीन मिलती है या उन्हें कोई लैंड एरिया मिलता है अकबर के जरिए। वहां पर वो एक जमीन पर, उस जमीन पर रामदास नगर बसाते हैं, जो बाद में अमृतसर शहर के नाम से फेमस होता है। और वहीं पर फिर जो 5वें सिख गुरु, इनके पुत्र, अब यहाँ से क्या वंशानुगत हो गया, रामदास जी के बाद जो सिख गुरु की पोस्ट है वो वंशानुगत हो जाती है। और फिर जो 5वें सिख गुरु बनते हैं वो बनते हैं अर्जुन देव। और अर्जुन देव जी की बात की जाए तो अमृतसर शहर क्या करते हैं, बसाते हैं। और अमृतसर शहर में ही
सॉरी अमृतसर शहर तो बस पहले से था। अमृतसर शहर में यहाँ पर वो क्या करते हैं, एक हरमंदिर साहिब गुरुद्वारे की स्थापना करते हैं। ठीक है, इनके समय पे मुगलों के साथ इनके रिलेशनशिप बिगड़ जाते हैं। ठीक है, और इनको मृत्युदंड दिया जाता है किसके द्वारा, जो मुगल बादशाह बनता है आपका, जो मुगल बादशाह बनता है कौन, जिसका नाम है जहांगीर। ठीक है, जहांगीर के द्वारा लगभग 1506 के लगभग। ठीक है, फिर हम बात करते हैं छठे नंबर के सिख गुरु जो इनके पुत्र बनते हैं, और उनका जो नाम है वो है हरगोविंद। गुरु हरगोविंद जो छठे नंबर के सिख गुरु होते हैं, यहाँ से सिख गुरु धर्म में या सिख धर्म में ना जो वॉरियरशिप है, जो युद्ध है या युद्ध की जो कला है, या फिर जो हम बात करें सैन्य जो परंपराएं हैं वो आना शुरू होती। ठीक है, तो सिख धर्म को एक सैनिक जाति के रूप में, एक आर्म्ड फोर्स के रूप में, एक लड़ाका जाति के रूप में कन्वर्ट करने का काम करते हैं छठे सिख गुरु अर्जुन देव। ठीक है, और क्योंकि उनके पिता के द्वारा उन्हें ये आदेश दिया गया था, ठीक है, इसलिए वो अपनी सुरक्षा के लिए अपने बॉडीगार्ड्स रखते हैं, कई सारे बॉडीगार्ड उनके होते हैं, उन्हें सैन्य साजो सामान से लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिविटी है ये छठे सिख गुरु से शुरू होती है, गुरु हरगोविंद सिंह जी से। ठीक है, और फिर हरगोविंद सिंह जी की जब मृत्यु, अच्छा एक चीज और हरगोविंद सिंह जी करते हैं, वो अकाल तख्त की स्थापना करते हैं। सिख धर्म की सबसे बड़ी जो गद्दी है, सबसे बड़ी पोस्ट मानी जाती है, सबसे प्रमुख तीर्थ स्थल माना जाता है अकाल तख्त अमृतसर में। हरगोविंद जो स्वर्ण मंदिर है उसके पास या उसके सामने है अकाल तख्त। ठीक है, किसने स्थापना किया है, तो छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी ने। ठीक है, हरगोविंद सिंह जी के बाद सातवें जो सिख गुरु आते हैं वो आते हैं गुरु हरराय। ठीक है, गुरु हरराय जी के बाद फिर उनके पुत्र गुरु हरकिशन जी। ठीक है, गुरु हरराय और फिर हरकिशन, इस तरह से 7th और 8th नंबर पे जो आते हैं वो हरराय आते हैं और फिर हरकिशन। हरकिशन सबसे छोटी उम्र में, लगभग 5 या 6 साल की उम्र में ही वो सिख गुरु बन जाते हैं, और ज्यादा लंबे समय तक हरकिशन जी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि चेचक के कारण या स्मॉल पॉक्स के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उस समय के दिल्ली वाले आसपास के एरिया में चेचक की बीमारी फैली होती है, और वो वहां पर जाते हैं। ठीक है, और इस कारण वो उन लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं जिन लोगों को चेचक होता है, और फिर उन्हें भी ये बीमारी से वो संक्रमित हो जाते हैं, और इसी कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। और फिर जो अगले सिख गुरु बनते हैं वो बनते हैं गुरु तेग बहादुर 90 नंबर पे, जिन्हें बाखला दे बाबा भी कहा जाता है, क्योंकि हरकिशन जो 8वें सिख गुरु थे उन्होंने द्वारा इंडिकेट किया जाता है कि 90 सिख गुरु कौन होंगे। ठीक है, और वो कहाँ से होंगे, तो एक विलेज होता है बाखला, है ना, तो उनके मुंह से ये निकलता है बाखला दा बाबा, इसीलिए 90 सिख गुरु बनते हैं बाखला गांव में रहने वाले तेग बहादुर। हालांकि ये रिलेटिव्स ही हैं, जो छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह जी थे उन्हीं के पुत्र थे आपके 90 सिख गुरु तेग बहादुर जी। ठीक है, अब तेग बहादुर जी की अगर बात की जाए तो इनके समय में ना ये जो कश्मीर के जो हिंदू लोग होते हैं उनके लिए काफी संघर्ष करते हैं। ठीक है, सिख धर्म का प्रचार प्रसार भी करते हैं और काफी लंबी ट्रैवलिंग भी करते हैं। ठीक है, और उनके बिहाफ में जब ये बात करते हैं कश्मीर के हिंदुओं के लिए या अदर कास्ट के लिए जिनके ऊपर मुगलों के द्वारा प्रेशराइज किया जाता है, कन्वर्जन की कराया जाता है फोर्सफुली, और उस समय मुगल बादशाह होता है औरंगजेब। ठीक है, तो औरंगजेब के द्वारा इन्हें क्या दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है, और दिल्ली के शीशगंज में इनका मर्डर किया जाता है, इनकी हत्या की जाती है, इनका मर्डर किया जाता है। इन्हीं के बिहाफ में 24 नवंबर को हर एक साल सिख धर्म के कैलेंडर के अनुसार 24 नवंबर को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शीशगंज नामक जो स्थान है दिल्ली में, वहां पर इनकी हत्या होती है, और उन्हीं की मेमोरी में हर साल 24 नवंबर को इनके बिहाफ में, इनकी रिस्पेक्ट में शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 90 सिख गुरु होते हैं गुरु तेग बहादुर। ठीक है, और जो 10वें सिख गुरु होते हैं इनके ही पुत्र जिनका नाम है गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी की बात की जाए तो उनके भी 4 पुत्र होते हैं जिनकी मृत्यु या जिनकी हत्या की जाती है। 2 पुत्र उनके सिखों, उनके जो 2 पुत्र हैं वो जो मुगलों से लड़ते हुए मारे जाते हैं, और 2 को मुगल बादशाह के द्वारा क्या किया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ना इनके बाद कोई भी सिख गुरु नहीं बनता है। इनके बाद इन्होंने जो पद था सिख धर्म का वो समाप्त कर देते हैं, और ये जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसे क्या करते हैं, मान्यता देते हैं। उस बुक को ये फाइनली क्या करते हैं, उसको संकलित कर देते हैं, और फिर उस बुक को ही अगला सिख गुरु के रूप में कंसिडर किया जाता है। ठीक है, लाइव सिख गुरु कहा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब को। और फिर अगर हम बात करें
तो यहाँ से जो गुरु है फिजिकली अगर हम बात करें तो वो परंपरा खत्म हो जाती है, सिर्फ जो गुरु ग्रंथ साहिब है उसे ही सिख गुरु मान लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ना ये सिख धर्म यहाँ पे हो जाता है। 1707 में 1708 में गुरु गोविंद सिंह की भी हत्या कर दी जाती है महाराष्ट्र के नांदेड़ नामक स्थान पर मुगल सेना के ही एक अधिकारी के द्वारा। ठीक है, अब गुरु गोविंद सिंह की जब मृत्यु होती है तब वो अपनी ओर से ये डिक्लेयर करते हैं कि जो अगला लीडर होगा, है ना, सिख लोगों का या सिख कम्युनिटी को जो लीड करेगा वो उनका ही एक शिष्य जिसका नाम था बंदा सिंह बहादुर। तो 1708 से लेकर लगभग अगर बात की जाए 1716 तक 1716 तक, जब तक की मृत्यु नहीं होती है बंदा सिंह बहादुर की, तब तक सिखों को लीड करने का काम या लीडर जो होता है वो बंदा सिंह बहादुर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इन 10 गुरुओं की हमने बात कर ली तो हमारा रिलीजन वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, सिख धर्म वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। यहीं से ना साम्राज्य भी बिल्डिंग धीरे धीरे स्टेब्लिश हो गई थी। सिख गुरु जो थे अब यहाँ पे ना फोर्सेस वो बनाने लगे थे, सेनाएं बनाने लगे थे। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे साम्राज्य भी बनने लगा था। और अब जो बंदा सिंह बहादुर का जब शासन आता है 1708 से 1716 तक, इस दौरान ये एक पर्टिकुलर रीजन को, टेरिटरी को एक्वायर कर लेते हैं और कश्मीर के जो हिंदू हिल रूलर्स हैं उनको भी अपनी सॉवरनिटी में ले आते हैं। धीरे धीरे ये काफ़ी सक्सेस हासिल कर लेते हैं पंजाब वाले रीजन में। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि मुगल सेना के द्वारा जब इन्हें घेर लिया जाता है ड्यूरिंग द रूल ऑफ फर्रुखसियर के शासनकाल में 1716 में, तब इनकी हार हो जाती है। इनको भी मृत्युदंड दे दिया जाता है दिल्ली में। इनका भी मुगलों के द्वारा इनका भी क्या हो जाता है, परसिक्यूशन हो जाता है। इनके ऊपर भी अत्याचार होते हैं और इनको भी सरेआम मृत्युदंड दिया जाता है। किसको? बंदा सिंह बहादुर को। बंदा सिंह बहादुर की हमने ओवरऑल हिस्ट्री डिस्कस की है सिख साम्राज्य में, सिख एम्पायर में। सबसे पहले बंदा सिंह बहादुर से ही स्टार्ट करते हैं। जब बंदा सिंह बहादुर की मृत्यु हो गई, इसके बाद जो सिख लोग थे, जो सिख लीडर्स थे, इन्हें कई समय तक अंडरग्राउंड होकर रहना पड़ता है पहाड़ों पर। ठीक है, पहाड़ियों पर ये लोग लुक छिप कर अलग अलग जगहों पर रहते हैं। इस बीच में क्या होता है कि पंजाब वाले रीजन में पावर वैक्यूम क्रिएट होता है। ठीक है, शक्ति में असंतुलन क्रिएट होता है और उसी चीज का फायदा मिल जाता है सिखों को, और सिख वापस से क्या हो जाते हैं, यूनियनाइज्ड हो जाते हैं। सिख वापस से संगठित हो जाते हैं और अपनी आर्मी, अपनी सेना, अपनी स्ट्रेंथ को स्टेब्लिश कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि पावर वैक्यूम पंजाब में क्रिएट होता है? इसके दो कारण होते हैं। एक तो अफगानियों के बार बार इन्वेजन्स, अफगानियों के बार बार आक्रमण, और मुगलों का क्या होना, पतन होना। मुगलों का क्या होना, पतन की ओर चले जाना। अब मुगलों का जब पतन होता है तो मुगल जो ऑफिसर्स हैं, मुगल जो स्ट्रेंथ है, जो पावर है, वो पंजाब वाले रीजन में कमजोर हो जाती है और बार बार अफगानियों के आक्रमण के कारण इस पर और इम्पैक्ट होता है। लेकिन अफगानी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं इंडिया में एम्पायर बिल्ड करने के लिए, और वो भी, उन्हें भी वहां से भागना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो दो कारण होते हैं जिस कारण से सिख जो हैं वो स्ट्रेंथफुल हो जाते हैं उस रीजन में अगेन। और 1766 से लेकर अगर बात की जाए 1799 तक, 1799 तक, जो सिख हैं उनका उदय शुरू हो जाता है। ठीक है, पंजाब वाले रीजन में जो अभी अंडरग्राउंड अपने सरदारों में बटे हुए थे, उनका उदय होना शुरू हो जाता है 1766 से। ठीक है, क्योंकि जो अफगान अटैकर्स था आपका 1761 में पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली 9 बार आक्रमण करता है इंडिया पर, 8 या 9 बार, और फाइनली वो बड़ी टेरिटरी एक्वायर कर लेता है। लेकिन उसी के बाद 1766 से जो सिखों का जब वहां पे राइज अगेन शुरू होता है, तो सिख 12 मिसलों में बटे होते हैं। 12 मिसल होते हैं उनके, और जो 12 मिसल का मतलब है सिख कन्फेडरेसी, सिख संघ। जैसे मराठा कन्फेडरेसी थी ना, वैसे सिख कन्फेडरेसी को कहा गया था मिसल। और ये कितने मिसल थे? ये 12 मिसल थे। जैसे अहलूवालिया मिसल है, सुकर चकिया मिसल है, इस तरह से 12 मिसल। सबसे मजबूत मिसल कौन सा था? सुकर चकिया मिसल। सुकर चकिया मिसल में ही 1780 में 1780 में जन्म होता है रंजीत सिंह का, और रंजीत सिंह ही वो व्यक्ति होते हैं जो इन सारे मिसल को क्या करते हैं, यूनियनाइज्ड कर लेते हैं और एक छत्र सिख साम्राज्य को फाउंड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गई है आपकी यहां तक की हिस्ट्री। 1799 में जमन शाह जो अफगान रूलर थे, उन्हें हराकर ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं पेशावर, लाहौर वाला जो रीजन है उसे जीत लेते हैं और लाहौर के महाराजा की टाइटल ले लेते हैं 1799। 1801 के लगभग ये अमृतसर को भी एक्वायर कर लेते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे जो हिली शासक थे, हिल रूलर्स थे, उन्हें जीत लेते हैं।
कश्मीर वाला जो रीजन है उसे एक्वायर कर लेते हैं, तो बहुत बड़ी टेरिटरी ये क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, कौन, रणजीत सिंह। तो अब ये जो हिस्ट्री है, ये जो सिख साम्राज्य की हिस्ट्री है, वो आ जाती है एम्पायर पर। तो सिख एम्पायर में फाउंडर का नाम बताया है कौन, 1799 से 1839 में जब मृत्यु होती है आपके रणजीत सिंह की। तो सिख साम्राज्य यहाँ पे बन जाता है 1799 में। अब इनकी जो मृत्यु हुई 1839 में, इसके बाद डिस्प्यूट क्रिएट होना शुरू होता है। और सबसे पहले इनके जो 2 लेजिटिमेट सन होते, जैसे तो इनके कई पुत्र थे, लेकिन जो वास्तविक थे, जो जैविक थे, वो थे इनके 2 पुत्र, एक खड़क सिंह जो सबसे इनका पसंदीदा पुत्र था, बड़ा पुत्र था, और एक था दिलीप सिंह, रानी जिंद का पुत्र। ठीक है, अब सबसे पहले जो पुत्र इनका रूलर बनता है वो बनता है खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह की बात की जाए तो खड़क सिंह उतना योग्य नहीं होता है, उतना कैपेबल नहीं होता है, और उस पर उसके जो टीचर थे, जो गुरु थे, उनका काफी इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ना प्रॉब्लम क्रिएट होती है, और इनके जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे इनका जो कनेक्शन है वो छूटता चला जाता है। ठीक है, और ये कई सारी ऐसी विलासितापूर्ण एक्टिविटी में भी एक्टिव रहते हैं, जैसे कि पार्टीज वगैरह हैं, ठीक है, नृत्य वगैरह, डांसिंग वगैरह है। और जो एल्कोहलिज्म की अगर बात की जाए तो अपने पिता की तरह, रणजीत सिंह की तरह, ये भी काफी एल्कोहेटिक होते हैं, काफी ज्यादा इस चीज का सेवन करते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट की एक्टिविटी में इनका रोल नहीं हो पाता है, जिससे जो इनके वजीर होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं उस समय के, डोगरा कास्ट से बिलोंग करने वाले ध्यान सिंह, या हीरा सिंह लिखा होता कई जगह, ध्यान सिंह, वो क्या करते हैं, इनके पुत्र को बुलाते हैं, और इनका पुत्र क्या करता है, एम्पायर की एक्टिविटी को परफॉर्म करने लग जाता है, जिसका नाम था नौनिहाल सिंह। ठीक है, फिर क्या होता है, धीरे धीरे इनके बात की जाए खड़क सिंह की, तो खड़क सिंह को ऐसा कहा जाता है इतिहास में कि इन्हें पॉइजन दे दिया जाता है, और लगभग 1841 के लगभग इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। और जिस दिन इनकी मृत्यु होती है और इनका जो क्रीमेशन है, इनका जो अंतिम संस्कार है, वो करके जब इनके पुत्र नौनिहाल सिंह लौटते हैं, अगले ही दिन नौनिहाल सिंह के ऊपर कुछ ऐसा अटैक होता है, या ऐसा एक्सीडेंट होता है कि नौनिहाल सिंह की भी डेथ हो जाती है। इस तरह से सिख साम्राज्य में प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो गई। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु हुई, उनके मृत्यु के 2 साल के बाद ही 1841 में उनका पुत्र खड़क सिंह मर गया। खड़क सिंह के बाद अच्छा खासा जो सबसे फेमस व्यक्ति था नौनिहाल सिंह, जो अच्छी तरह से साम्राज्य चला रहा था अपने पिता के रहते हुए भी, उसकी भी 1 दिन के बाद ही डेथ हो गई, नौनिहाल सिंह भी मर गए। नौनिहाल सिंह के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है, थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन फिर शेर सिंह जो है वो अगले रूलर बन जाते हैं। 1841 में शेर सिंह जो है वो रूल करने लग जाते हैं। शेर सिंह 1843 तक रूल करते हैं कि उनकी भी क्या हो जाती है, मर्डर हो जाता है, उनकी भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है 1843 में। ठीक है, सिंध बालिया करके और डोगरा, सिंध बालिया और डोगरा, ये 2 ऐसे ग्रुप बन गए थे शेर सिंह के समय पर, जो अपने आप को एस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो यहाँ पे जो ग्रुप थे, एक सिंध बालिया और दूसरे डोगरा। ठीक है, इन लोगों में संघर्ष था, इन लोगों में कॉन्फ्लिक्ट्स था, और ये भी एक कारण बनता है सिखों के पतन का। अब क्या होता है कि 1843 में जब शेर सिंह की डेथ हो गई, तो जो डोगरा रूलर आते हैं आपके कश्मीर से बिलोंग करने वाले, जो ध्यान सिंह के भाई होते हैं, ठीक है, ध्यान सिंह के ही भाई, जिसका नाम था गुलाब सिंह, वो क्या करते हैं, दिलीप सिंह को पंजाब का रूलर बना देते हैं। किसको, दिलीप सिंह 1843 में 1843 में रूलर बन जाते हैं, महाराज बन जाते हैं। उम्र कितनी है उस समय, 5 साल, ओनली 5 ईयर की एज में क्या होता है, दिलीप सिंह पंजाब के रूलर बन गए। ठीक है, और जो इनकी माँ थी रानी जिंद, ठीक है, सबसे यंग वाइफ होती है, सबसे खूबसूरत वाइफ होती है, सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो यंग स्ट्रेंथफुल वाइफ होती है रानी जिंद। ठीक है, तो रानी जिंद जो किसकी वाइफ है, आपके रणजीत सिंह। रणजीत सिंह की ना बहुत सारी वाइफ होती है, लगभग 20 to 22 के लगभग इनकी वाइफ होती है। ठीक है, जिसमें सिख भी थी, मुस्लिम्स भी थी, हिंदू भी थी, कई सारी हिंदू थी, कई सारी सिख, और इनका एक विवाह मुस्लिम से भी होता है, मोरान, माई मोरान कहा जाता है उनकी मुस्लिम वाइफ को। ठीक है, उनके लिए ये एक मस्जिद भी बनवाते हैं। तो ये जो है ना, अगर बात की जाए तो अब क्या होता है कि दिलीप सिंह बन गए हैं पंजाब के रूलर। ठीक है, 1843 में, और 4th नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपके रणजीत सिंह, फिर आ जाते हैं आपके कौन, आपके खड़क सिंह, फिर आ जाता है एक नाम नौनिहाल सिंह का, और फिर आ जाते हैं लाल शेर सिंह, और फिर आ गए 5वें नंबर पे, जिनका नाम क्या हो जाता है, वो हो जाते हैं आपके दिलीप सिंह। ठीक है,
1843, ठीक है ना, ये ईयर ध्यान रखिए, 1843। किस एज में बने? 5 साल की एज में। जब ये रूलर बने हैं तो प्रॉब्लम्स क्या? अच्छा, इनकी माँ क्या है? रीजेंट बन गई, संरक्षिका बन गई। इस समय प्रॉब्लम्स क्या है? ध्यान सिंह जो एक कैपेबल व्यक्ति थे, जो पूरी पॉलिटिक्स को लीड कर रहे थे, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को रन करा रहे थे, जिन्हें कई जगहों पे हीरा सिंह भी लिखा होता है, जो वजीर थे, मिनिस्टर थे, इनकी भी डेथ हो जाती है 1843 में, ठीक है। क्योंकि शेर सिंह की जब मृत्यु हुई, शेर सिंह पर जिसने अटैक किया, अजीत सिंह सिंधवालिया, अजीत सिंह को मारने, अजीत सिंह के द्वारा इनकी भी, जो ध्यान सिंह थे उनकी भी मृत्यु हो जाती है, उनको भी ये मार देते हैं, ठीक है। तो जो सिंधवालिया हैं उनके साथ अब जो डोगरा हैं उनको बदला लेना है, ठीक है। तो जो डोगरा रूलर थे गुलाब सिंह, वो क्या करते हैं, वो दिलीप सिंह को रूलर बना देते हैं। कौन? गुलाब सिंह दिलीप सिंह को क्या कर देते हैं? पंजाब का शासक बना देते हैं 1843 में। और रीजेंट किसको बना देते हैं? रीजेंट बना देते हैं वो उनकी मां को, ठीक है, रानी जिंद को। अब यहाँ पे रानी जिंद है, एक तरफ गुलाब सिंह है, और अब डिस्प्यूट हो रहा है किस किस के बीच में? सिंधवालिया और डोगराओं के बीच में, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं यहां से, जब 1843 में रूल बन जाए, यहीं से इन्फ्लुएंसिव हो जाते हैं, यहीं से अटैक मोड पर आ जाते हैं। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग। क्योंकि अब वो ये देख रहे हैं कि पंजाब में एक 5 साल का छोटा सा बालक पंजाब में रूलर बन गया है, ठीक है, और उसके साथ साथ पंजाब में एक इन्फ्लुएंस या एक डिस्प्यूट है किस किस के बीच में? सिंधवालिया और डोगरा। सिंधवालिया सिख थे, डोगरा हिंदू थे, ठीक है। इनके बीच में तो एक दो बड़े बड़े ग्रुप बन गए, सिंधवालिया और डोगरा, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ गई है पंजाब में, और यहीं 43 से ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब वो भी इतने दिनों से जो ताक में थी, वो इंतजार कर रही थी कि किसी भी तरह से रंजीत सिंह खत्म हो, उनका जो इन्फ्लुएंस है, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो कमजोर हो, और वो पंजाब जैसी वेल्थफुल टेरिटरी को एक्वायर कर ले, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिसर्स थे ना, वो काफी महत्वाकांक्षी थे, वो काफी लालच की निगाहों से देख रहे थे पंजाब की वेल्थ को, पंजाब की जमीन को, पंजाब की भूमि को। आप लोग समझ सकते हैं कि जो पूरा दोआब रीजन था ना, जालंधर दोआब जिसे कहा जाता है, ठीक है, ब्यास और सतलज के बीच में, काफी एग्रीकल्चर की दृष्टि से देखा जाए तो काफी वेल्दी एरिया था, ठीक है। तो ये एक इच्छा थी, ये एक ख्वाहिश थी कि उसे भी क्या कर लें। लास्ट बिगेस्ट एम्पायर था इंडिया का, लार्ज एम्पायर था जिसे एक्वायर करना था, EIC की ये ख्वाहिश थी, ठीक है। तो अब उनकी भी लालच भरी जो निगाहें हैं वो भी जो है शुरू हो जाती है पंजाब को जीतने के लिए, और फिर ऐसी चीजें, कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं कि फिर युद्ध की ओर ये घटनाएं बढ़ती है, ठीक है। तो युद्ध शुरू होता है, युद्ध स्टार्ट होता है। उसके पहले अंग्रेजों के साथ जो सिखों के रिलेशनशिप थे उसको हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं कि रंजीत सिंह के साथ क्या ट्रीटीज हुई थी किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की। और फिर उसके बाद 1843 में जो डिस्प्यूट्स हुए हैं, जो विवाद हुए हैं और जो युद्ध की ओर गए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इस तरह से हमने इस टॉपिक में एक बैकग्राउंड देख लिया, रिलीजन देख लिया, एम्पायर को समझ लिया। अब हम बात करेंगे कि ये जो पूरा वॉर्स है उसके बारे में अब हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है।